आइए आपको सीधा ले चलते वाराणसी, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जनता को संबोधित कर रहे हैं। केवल सिर्फ गंगा को केवल सिर्फ एक नदी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं। गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा अध्यात्म और आस्था की संवाहिका है। हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि भारत की सभी नदियों में गंगा का अंश है। गंगा के प्रति अनुराग देश के उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम तक हर जगह प्राप्त। अनेक श्रद्धालु भारत से गंगा जल ले जाकर विदेश की नदियों में प्रवाहित करते हैं और इस प्रकार उन नदियों को भी अपनी आस्था से जोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, आस्थावान लोग तो अन्य देशों की नदियों में भी गंगा का ही रूप देखते हैं। मुझे याद है कि मैं अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान मुझे वहां बसे भारतवासियों ने गंगा तालाब का दर्शन कराया। संभवतः आप लोगों में से भी किसी को जाने का अवसर मिला होगा। ऐसा लगता है कि हमारे देशवासी जहां भी जाते हैं वो अपने हृदय में गंगा को लेकर जाते हैं और वहां किसी न किसी रूप में स्थापित कर देते हैं। लेकिन गंगा की पवित्रता और गंगा की महत्ता यहीं समाप्त नहीं होती। हम भारतवासियों के लिए गंगा का इतना महत्व है कि यदि व्यक्ति डेथ बेड पर जब जाता है तो उसकी भी एक अंतिम इच्छा होती है कि गंगा जल की एक बूंद यदि हमें मिल जाए, मेरी जीवा पर पड़ जाए, तो शायद मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। एक कल्पना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, उसकी सच्चाई और उसके, लेकिन ये जो श्रद्धा है गंगा के प्रति वो इसको दर्शाती है। इस प्रकार गंगा ने भारतवासियों को विश्व के कोने कोने में मातृभूमि के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ा और ऐसे जोड़ा है कि जीवन जब प्रारंभ होता है तब से और जीवन का जब अंत होता है तब तक। वस्तुतः गंगा भारतवासियों की पहचान है। कई पहचान हैं, उनमें प्रमुख पहचान का जो एक संवाहिका है वो है गंगा, और ये जनभावना ही लोकप्रिय गीत में समाहित है और परिलक्षित भी होती है। और उसको उन्होंने कहा भी है, अपनी पहचान के लिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक गंगा का एक जीवन में आपके हर किसी के जीवन में एक ऐसा लगता है कि गंगा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई भी स्वरूप हो, वो गंगा से हमारा जुड़ाव दिखता ही है। और कुछ नहीं होगा, एक यदि मिलते जुलते भी पारस्परिक चिंतन मनन में भी यदि गंगा का नाम आता है तो लोगों को मैंने देखा है इतनी श्रद्धा के कारण वो इस प्रकार से नमस्कार करते हैं। गंगा के लगाव ये केवल एक विशेष समुदाय या विशेष संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं जुड़ा, हर भारतवासी के साथ जुड़ा। यही विशेषता है। मुझे वह बताया गया, एक उल्लेख मुझे बताया गया कि गंगा के लगाव के अद्भुत उदाहरण बिस्मिल्लाह खां साहब के संस्मरणों में पाए जाते हैं। उनसे कई संगीत प्रेमी उन्हें मुंबई में बसने का अनुरोध किया करते थे। बहुत बड़े कलाकार, विश्वविख्यात। जब मुंबई में अपना प्रदर्शन करते थे तो वहाँ पर भी हमारे उत्तर भारतीय बहुत सारे लोग हैं, तो उनको आग्रह करते थे कि खां साहब आप मुंबई में बस जाइए। तो उनका उत्तर क्या था? मैं यहाँ तो बस जाऊंगा
मुझे आप वाराणसी से मुंबई तो ले जाओगे, लेकिन मुंबई में गंगा कहाँ से लाओगे? एक ये जो प्रश्न अपने शुभ चिंतकों को जो संकेत देते थे, उसमें वास्तविकता निहित थी कि गंगा का क्या अर्थ है, गंगा का क्या महत्व है इस देश के हर भारतवासी के लिए। देवी और सज्जनों, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र देश के 11 राज्यों में फैला हुआ है और इसे गंगा रिवर बेसन का नाम भी दिया गया। एक आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में देश की 43% जनसंख्या निवास करती है। यह सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। गंगा रिवर बेसन की सभ्यता को जलीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। गंगा जल सचमुच में जीवन जल है। इसीलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाढ़ व कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है। इन दोनों उद्देश्यों के साथ गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। गंगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सन 2015 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा किए गए इस मिशन के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे, लेकिन अभी हमने लक्ष्य हासिल नहीं किया। गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऋषिकेश से गंगा सागर तक बड़ी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी के हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की स्वच्छता और काशी के वैभव को बढ़ाने का बीड़ा उठाया तथा इस दिशा में भागीरथ प्रयास भी किया। आप सबको याद होगा कि 80 घाट की सफाई करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं फावड़ा चलाकर घाटों को स्वच्छ बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। ऐसा हमने विश्व में कहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा और ना इस देश में कोई प्रधानमंत्री देखा। मुझे बताया गया है कि बनारस के घाट अब तुलनात्मक दृष्टि से काफी साफ सुथरे हैं। गंगा नदी व घाटों तथा बनारस शहर में स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है, बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है। महात्मा गांधी को सन 1916 की बनारस की अपनी यात्रा के दौरान विश्वनाथ मंदिर की सकरी और गंदी गलियों को देखकर बहुत कष्ट हुआ था। वे इस बात से भी क्षुब्ध थे कि गंगा के किनारे बसे शहरों की सारी गंदगी गंगा में प्रवाहित की जाती थी। मेरा भी अनुभव है कि जहां मैं पला बढ़ा उस कानपुर शहर का औद्योगिक कचरा भी गंगा में बहाया जाता था। दशकों तक ये होता रहा। मुझे अब ये जानकर प्रसन्नता होती है कि कानपुर की ट्रेनरी व सीवेज से निकलने वाले प्रदूषित जल को साफ करने और शहर के कूड़े कचरे के समुचित निस्तारण पर तेजी से काम किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के नए स्वरूप एवं आसपास के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को भी देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। जैसा कि मैंने कहा था, विश्वनाथ मंदिर की सकरी गलियों और गंदगी को देखकर गांधी जी व्यथित हो गए थे। अब परिस्थिति बदल रही है। निकट भविष्य में ही मंदिर का एक भव्य स्वरूप देशवासियों के सामने होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर तथा आसपास के परिसर का ये नया स्वरूप रानी अहिल्याबाई होलकर और महात्मा गांधी की आशाओं के अनुरूप होगा। काशी का ये बदलता स्वरूप अपनी पुरातनता को भी संजोए हुए, परंतु पुरातनता का मतलब जड़ता नहीं है। किसी भी देश व समाज की जड़ता उसके क्षय और पतन का कारण बनती है। इसीलिए बनारस के लोगों से मेरा आग्रह है कि पुरातनता और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें। हमारी परंपरा में एक सूक्ति है, चलति एकेन पादेन तिष्ठति एकेन बुद्धिमानः, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का एक पैर आगे बढ़ता है और दूसरा पैर जमीन पर रहता है।
आगे बढ़ा हुआ पैर आधुनिकता का है तथा जमीन पर टिका हुआ पैर हमारी परंपरा और प्राचीनता का है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य का होना अनिवार्य है। यही सामंजस्य सस्टेनेबल डेवलप के लिए भी जरूरी है। गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। इस सोच को देशव्यापी स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय योगदान दिया है। देवियों और सज्जनों, बनारस में अध्यात्म, साहित्य और संगीत का अद्भुत संगम रहा है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में स्थित सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश दिया था। आदि शंकराचार्य को काशी में ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। इसी काशी में संत रविदास और संत कबीर से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक की परंपरा ने साहित्य और अध्यात्म को विशालता दी, रूढ़िवादी का विरोध किया तथा ज्ञान, समता और सौहार्द का प्रकाश फैलाया। यहाँ के समरस समाज के ताने बाने को यहाँ के मल्लाह, बुनकर और साधु संत विशेष स्वरूप प्रदान करते रहे। काशी देश के सर्वाधिक भारत रत्नों की जन्मस्थली व कर्मभूमि भी रही है। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित रविशंकर बनारस में पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशा। इनके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस को ही अपनी मुख्य कर्मस्थली बनाया। इस तरह आपके इस शहर के 5 भारत रत्नों ने उत्कृष्टता और राष्ट्र सेवा के अद्भुत प्रतिमान स्थापित किए और जिसका हम सभी जो वाराणसी निवासी हैं, हम सबको गौरव होना चाहिए। देवी और सज्जनों, हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग में पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल व निर्मल बनी रहे। संत कबीर ने भी कहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, उसकी तुलना उन्होंने की थी। यानी गंगा जल को ही निर्मलता की सबसे बड़ी कसौटी माना जाता था। संत रविदास भी पावन गंगा को ही मन की निर्मलता का आदर्श मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पिछली पीढ़ियों के लोग काशी में गंगा स्नान करने से पहले घर से स्नान करके जाते थे ताकि गंगा मैली न हो। इसीलिए आज हम सबका दायित्व बन जाता है कि गंगा को एक बार फिर निर्मलता के उस स्तर पर ले जाएं जिसका विवरण हम संत कबीर, संत रविदास तथा प्राचीन काल के ऋषि और मुनियों की वाणी में पाते हैं। उसी स्तर की स्वच्छता को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर नमामि गंगे तथा अन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, देश के एक प्रमुख समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित इस फोरम में पत्रकारिता का उल्लेख सहज भी है और प्रासंगिक भी। देश में पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि सन 1920 के बाद भारतीय पत्रकारिता पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी स्वयं भी पत्रकार थे। गांधी जी के समकालीन पत्रकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर और मुंशी प्रेमचंद जैसे संपादक थे। काशी में सक्रिय रहे बाबूराव विष्णु पराडकर जैसे विभूतियों ने भारत की पत्रकारिता को नए आयाम दिए। उन्होंने राष्ट्रपति, संसद और संविधान जैसे नए शब्दों से हिंदी को समृद्ध किया। उनके समय में पत्रकारिता का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे साहित्य का ही अंग माना जाता था। उस पीढ़ी की पत्रकारिता के आधार में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थान की भावना थी। उन सभी ने भारतीयता पर बहुत बल दिया था। गांधी जी ने सन 1919 में यंग इंडिया में लिखा था, मैं कोट करता हूं, कि देसी भाषाओं के अखबारों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है।
मुझे यह सोचकर गर्व का अनुभव होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच मेरे पत्र के इतने अधिक पाठक हैं। भारत की आबादी के 90% लोग इसी वर्ग के हैं। अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं तो भारत की विशाल आबादी के इस अगाध सागर का एक तट भर भी छू पाती। अनकोट। गांधी जी के इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में दैनिक जागरण सहित भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की बढ़ती लोकप्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आकलों के अनुसार आज देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में छपते हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। साथ ही समाज और देश के प्रति आप सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। देवी और सज्जनों, इस फोरम के जरिए सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उन मुद्दों पर समाज को जिम्मेदारी का एहसास कराने का दैनिक जागरण समूह का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श से गंगा, पर्यावरण और संस्कृति के पारस्परिक संबंध के विषय में सजगता तथा सक्रियता बढ़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि चर्चाओं की यह श्रृंखला गंगा को स्वच्छ, पर्यावरण को बेहतर एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में बहुत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद।